आज के शो में। बेकाबू कोरोना मजीद खतरनाक, 1750 मरीजों को अस्पतालों में ऑक्सीजन दरकार। 24 घंटे के दौरान 48 अमवात, 2954 नए मरीज रजिस्टर्ड। कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। सूरत हाल इंतहाई खराब हो सकती है, वफाकी हुकूमत का इंतबाह। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोरोना सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी कोशिशों की भरपूर हिमायत। कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल, पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कोरोना के वजह से सूरत हाल बदतरीन और बेकाबू होती जा रही है। जो एदाद शुमार सामने आए हैं वो इंतहाई हैरानकुन हैं और इंतहाई तशवीशनाक हैं। असद उमर साहब ने कुछ देर कबल जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि 1750 ऐसे मरीज हैं जिनको इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिवियर या क्रिटिकल स्टेज पे कोरोना वायरस के, और उन्होंने जो एग्जैक्ट अल्फाज अदा किए उन्होंने कहा कि उनको ऑक्सीजन दरकार है। 1750 यानी 1750 ऐसे मरीज हैं। और इसमें आपको ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जून के महीने में जब इस वायरस ने पीक किया था तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के मुताबिक ये तादाद 3200 थी। और ये खदशा हुकूमत ने जाहिर किया, वफाकी हुकूमत ने कुछ देर कबल, कि आइंदा 2 हफ्ते के दौरान ये तादाद 1750 से 3200 से ऊपर तजावुज कर सकती है। यानी जून की पीक से ऊपर जा सकती है। 2 हफ्ते बाद हम उस सूरत हाल पर आ सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर एहतियात नहीं की गई तो। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। जो स्टैटिस्टिक्स हैं अमवात के, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 48 अफराद जाँ भाग हुए हैं। और ये फिगर 5 या 6 होती थी, 8 होती थी, बढ़ते बढ़ते 48 तक जा चुकी है। और इससे अमवात की टोटल तादाद 7,444 हो गई है। कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस 3,79,883 हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान 2,954 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंतहाई इस वक्त कहा जाए तो सूरत हाल तशवीशनाक है और हमें फिक्र करने की जरूरत है। कुछ इकदामात का ऐलान भी हुआ है, एनसीसी की तरफ से कुछ अहम फैसले हुए हैं। स्कूल्स पर, आउटडोर रेस्टोरेंट्स के ऊपर, इंडोर रेस्टोरेंट्स के ऊपर, और आउटडोर रेस्टोरेंट्स पे तो इस वक्त नहीं है पाबंदी, इंडोर रेस्टोरेंट्स के ऊपर, और कुछ और अहम इस वक्त फैसले सामने आए हैं। सुबह सिंध की हुकूमत ने कल होम डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अहम फैसले किए। उन फैसलों के मुताबिक कारोबार को 6 बजे बंद करने का फैसला हुआ। सुबह 6 से कारोबार शुरू होगा और शाम 6 बजे कारोबार बंद होगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक तमाम तिजारती मराकज़ जुमा और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। जुमा और इतवार सिर्फ अशिया ज़रूरिया की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और नई पाबंदियां 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगी। इनकी इंप्लीमेंटेशन 31 जनवरी तक होगी। तो ये जो सूरत हाल बन रही है ये इंतहाई तशवीशनाक है। मेरे साथ डॉक्टर बारी साहब प्रोग्राम मौजूद हैं, सीईओ इस वक्त हैं इंडस हॉस्पिटल के। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आपकी काविशें, आपकी कोशिशें सब सराहते हैं उनको। आप मेंबर कोविड टास्क फोर्स भी हैं सुबह सिंध की, जो सीएम ने कॉन्स्टिट्यूट की है। तो डॉक्टर बारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मेरे साथ डॉक्टर शौकत अली साहब मौजूद हैं दाव यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर शौकत अली साहब जो हैं वो उस पूरी टीम को हेड कर रहे थे जिन्होंने दाव में एक नई दवा बनाई है, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स स्टेज से मामला कुछ आगे बढ़ा है। तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि उस दवा से क्या फ़वाइद हैं जो सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए बिलखुसूस। और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, साबिक मावन खुसूसी। डॉक्टर बारी साहब, पहले आपसे पूछूंगा अस्पतालों की सूरत हाल क्या है। सर, आपका एक बयान परसों आया है जिसमें बताया गया कि 5 बड़े अस्पताल अब पेशेंट्स नहीं ले रहे। एग्जैक्ट अस्पतालों की कराची शहर में सूरत हाल क्या है, पहले यहां से शुरू करते हैं डॉक्टर बारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सूरत हाल जून में थी, पीक था, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उस वक्त हॉस्पिटल्स बेड्स कम हुआ करते थे। लेकिन जुलाई अगस्त में रैंप अप हो गए, काफ़ी बेड्स बन गए हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अब हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और कुछ हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं। अभी कुछ हॉस्पिटल में जगह है, लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं की तो कहीं अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए कि हमको मरीजों को एम्बुलेंस में घूमना पड़े बिस्तर तलाश करने के लिए। तो इसलिए मेरी सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ कि एहतियात करें, जो SOPs हैं इसके ऊपर एहतियात करें। ये ना हो कि हम कल इस वक्त इस हालत में पहुंचे कि हमको मरीजों के लिए जगह ना हो।
और सर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप कह रहे हैं कि जगह है कुछ अस्पतालों में, और वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों जी, हॉस्पिटल्स जी। क्या इस वक्त, क्योंकि आप जो बयान था आपका उसमें आपने आगा खान, जियाउद्दीन, इंडस, आपका अपना हॉस्पिटल इंडस, क्या वहां पे पेशेंट्स ले जी, रहे हैं जी, अभी आप लोग या नहीं ले रहे? जी बिल्कुल नहीं, भर गए हैं, वो हमारा भर गए। सब भर चुके हैं, इसलिए हाँ भरे हुए हैं। और कुछ जगहों पे जैसे अभी जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं उनमें जगह है, लेकिन रोज बरोज मरीज बढ़, जैसे आपने खुद कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में 8 डेथ हुई थी, आज 48 हुई है, 600 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है ये डेथ। और हम लोगों को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर कंप्लेसेंसी नहीं की, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो हम नहीं चाहते कि ये मुल्क में वो हालात हो जो कि इटली में हुए थे। सर आपने क्या रिकमेंड किया था? आपकी जो कोविड टास्क फोर्स है, सिंध हुकूमत ने भी, ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ी देर कर दी इस दफा, यानी पिछली दफा जब रिकमेंडेशंस आई थी उनको मेडिकल प्रोफेशनल्स की, क्या इसमें कोई हकीकत है? आपकी रिकमेंडेशन क्या थी पहले तो बताइएगा, आप लोगों को रिकमेंड दिया था गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए? देखिए हमारी सारी यही रिकमेंडेशन थी, और इस पे एक बात अच्छी है कि पूरा मुल्क एक तरीके से चल रहा है। ज्यादातर चीजें उसी सूरत में थी कि एलटीसी में भी आज यही हुआ था कि इसको हमको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को ये बताना है कि ये चीजें देखें, हमने खुद मजबूर किया है अपने आप की, अपनी हरकतों की वजह से हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं। अगर आज हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो इससे ज्यादा सख्तियां हुकूमत को करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, ये जो हमने खुद किया है, ये आप कह रहे हैं क्योंकि इसमें रियासत की गलती भी है कि इन्होंने ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग रिमार्क्स दिए कि हम जीत गए हैं, हमने शिकस्त दे दी है, हम काबू पा लिया है हमने कोरोना पे, दुनिया में वाहिद मुल्क हैं, और ये बयान सुन के भी लोग हो गए कि ये अब हुकूमत खुद कह रही है कि हम खत्म कर गए कोरोना को। तो देखिए जी, एक सोचने की बात यह है कि जब भी कोरोना किसी मुल्क में उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक एक मरीज भी मौजूद है, क्योंकि वो आगे फैला सकता है। इसीलिए हमको अब ये समझना चाहिए कि जब तक एक मरीज भी नहीं होगा, हम जब उस वक्त कह सकते हैं। और अभी जो सूरत हाल है, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अभी हमें कोई जल्दी ये नजर नहीं आ रहा है मामला। अच्छा, और आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर ये नंबर्स तो बता रहे हैं, लेकिन वैसे आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो जून की पीक थी, क्या उससे बदतर खुदा खासा सूरत हाल होने वाली है आइंदा 2-3 हफ्तों में अगर काबू नहीं पाया यहाँ पे, या रोका? जी मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि आज अगर हम 7.2% पे हैं 1.5 से जाके, ये इससे कोई कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, जिनको, क्योंकि अब लोगों की अवेयरनेस भी हो गई है कि कोविड में होता क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कहाँ ज्यादा सीरियस होते हैं। तो लोग, अब किसी के एक घर में किसी के एक को है कोविड, तो बाकी लोग कहते हैं मुझे भी कोविड हो गया होगा। अगर कोई सिम्टम डेवलप होते हैं, हम अपने आप को आइसोलेट कराते हैं, वो टेस्ट नहीं कराते। तो ये मेरे ख्याल में कोई, जैसे हमारे हॉस्पिटल में कल कोई 22% पॉजिटिविटी थी, तो उसका मतलब ये है कि 100 में से 22 लोग पॉजिटिव थे। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल में जो टेस्ट होते हैं, जो कि वहां पर जो मरीज आते हैं, वो हमेशा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में वही मरीज पहुंचता है जिसको ऐसी तकलीफ है जो कि वो घर पे नहीं कर सकता, तो वो हमेशा पॉजिटिविटी हॉस्पिटल की ज्यादा होगी। तो मेरे अपने हिसाब से मेरा जो मुशाहिदा है कि ये पॉजिटिविटी इससे ज्यादा है, 7.5 से 7% ज्यादा है। और अब दूसरी बात ये भी, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि 22% है, तो क्या जून में ये 22% हुआ था या इससे ज्यादा भी हो गया था आपके अपने हॉस्पिटल का पॉजिटिविटी रेट जो था? जी उस वक्त तो देखें ये अब बढ़ रहा है ना, हम तकरीबन 35-40% तक गए थे उस वक्त जून में। और यही जो आप कह रहे हैं अगले 2 हफ्ते में, फैसल सुल्तान ने बहुत सही बात कही है कि अगर हमने कंट्रोल नहीं किया चीजों को, अपनी हरकतें ठीक नहीं की, तो हम वो उस स्टेज तक उससे ज्यादा बदतर हालत में होंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले कि ब्रेक लूं, फिर आप समझते नहीं है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन, ये माइक्रो लॉकडाउन यहाँ की आवाम को समझ में नहीं आ रहा, और अल्टीमेटली अब जिस तरह ये फैसले हुए हैं, हमें लॉकडाउन की तरफ ही। ब्रेक के बाद डॉक्टर सवाल पूछेंगे, डॉक्टर बारी साहब से भी, जफर मिर्जा साहब भी साथ होंगे, शौकत अली साहब से पूछेंगे कि दाओ यूनिवर्सिटी ने कौन सा इस वक्त इलाज का तरीका जो उस वक्त है जिसको इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन हकायक आपके सामने रख रहे हैं जो कोरोना वायरस के हवाले से जो दूसरी लहर है स्पेसिफिकली कितनी खतरनाक होती जा रही है। हमने आपको बताया कि 750 1750 ऐसे मरीज हैं जिनको इस वक्त ऑक्सीजन दरकार है, जो हुकूमत खुद इंतबा कर रही है कि सूरत हाल यहाँ से इंतहाई ख़राब हो सकती है। अगर यहाँ से एहतियात नहीं की तो मामलात बिगड़ सकते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी कोरोना में जो हुकूमती कोशिशें हैं उसको हिमायत की इस वक्त यकीन दहानी कराई गई। और इसके साथ साथ
कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया गया, जिसके अंदर यकीनी तौर पे जो सियासी जलसे जुलूस है इनके हवाले से भी कोई अहम तरीन फैसला होगा। लेकिन ये जो सिचुएशन बनती जा रही है, इस वक्त एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स की यकीनी तौर पर इंतहाई ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक सवाल पीछे छोड़ा था ब्रेक से पहले, मैं चाहूँगा उसका जवाब पहले डॉक्टर बारी साहब आप दे दें कि ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, सर आपको नहीं लगता कि पर आवाम जो है वो जब तक लॉकडाउन नहीं लगता प्रॉपर वो उसको सीरियस नहीं लेंगे? डू यू थिंक दैट डॉक्टर बारी साहब? बिल्कुल सही है, लेकिन देखें बात यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत जारी रहनी चाहिए। इसको जो है ना बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे एनालाइज हो सिचुएशन को और उसके हिसाब से फैसले किए जाए, जो कि हो रहे हैं। एनसीओसी लेवल के ऊपर ये चीज हो रही है और सूबाई लेवल पे भी ये हो रही है। और उसी तरीके से क्योंकि मैं बस ये है कि इसको अगर और उस वक्त इसके ऊपर एक्शन लिया जाए जब इसकी जरूरत है, इसको डिले ना किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि अभी ये जो फैसला था कि पहले आउटडोर वेडिंग्स 1000 लोग, फिर उसके बाद नहीं 500 लोग, फिर 300 लोग, अब जो सिंध हुकूमत ने लेटेस्ट निकाला है 200 लोग, तो ये क्या ट्रायल एंड एरर हो रहा है या गवर्नमेंट को बहुत पहले ही ये इस वक्त हर तरह के इज्तिमा के ऊपर, वो रिलीजियस हो, वो शादी ब्याह का हो, वो समाजी हो, उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी? वो इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था, हालात इतने बिगड़ जाते डॉक्टर साहब? जी जी, देखें जब शुरू किया था ये उस वक्त उसको ये नहीं कहा था, मतलब एक प्रपोजल आया था, जब डिस्कशन हुआ एनसीओसी लेवल के ऊपर और तमाम सूबों के ऊपर, तो फिर इसके ऊपर कंसेंसस हुआ कि 300 और 200 के करीब, 200 या 300 के करीब होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो फिर एक जब कंसेंसस डेवलप होता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन हुआ, जो इसके ऊपर और फिर इसकी बेसिकली जो हायरार्की है, इसकी इंडोर्समेंट तो एनसीसी से होनी है, जो कि आज हो गई है इंडोर्समेंट, तो आज वो फिर इम्प्लीमेंटेशन चला जाएगा। हो गया। डॉक्टर शौकत अली साहब, आप मुझे बताइए कि आप दाओ यूनिवर्सिटी जो है, जो इलाज के हवाले से जो उस पर कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, वो किन मराहिल में है और उससे आप क्या फवायद हासिल हुए हैं, और ये क्रिटिकल और सिवियर पेशेंट में फर्क क्या, आप लोग ये भी थोड़ा हमें बयान कर दें डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर शौकत अली साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही है, आप देखें आपने अपनी आवाज इस पर अपना स्पीकर प्लीज ऑन कर लें। डॉक्टर शौकत अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाह साहब, जी डॉक्टर साहब जी फरमाएं। जी आप सुन सकते हैं? जी जी आवाज आ रही है, बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो डॉ यूनिवर्सिटी में जो नई प्रोग्रेस हमने शेयर की है, ये कंटिन्यूएशन है हमारी, जो हमने 13 अप्रैल को एक जो प्रोग्रेस अपनी शेयर की थी कि हमने कुछ लेबोरेटरी बेस्ड सोल्यूशन यहाँ पे डेवलप किया था। इस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए तो 2 ट्रीटमेंट मोडालिटी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एक साइड पे तो प्रोफिलैक्सिस पे, वैक्सीन पे बहुत ज्यादा जोर है, और दूसरी तरफ जो है वो ट्रीटमेंट पे जो है वो एंटीबॉडीज के ऊपर काम हो रहा है। तो हमने भी जो सोल्यूशन डेवलप किया था पाकिस्तान में, वो एंटीबॉडीज बेस्ड सोल्यूशन था, और ये वो एंटीबॉडीज थी जो हमने प्लाज्मा से सेहतियाब जो मरीज थे उनसे एंटीबॉडीज को फ्रैक्शनेट किया था और उनको IVIG की फॉर्म में जो है ना फिर उसको फॉर्मुलेट किया था। और ये क्योंकि मल्टीपल इंडिविजुअल से हम पूल करके फिर एंटीबॉडीज इससे फ्रैक्शनेट कर रहे थे, तो ये एक ऐसा सोल्यूशन था जिसमें एंटीबॉडीज जो है वो कंसंट्रेट भी हो रही थी और साथ साथ प्यूरिफाई भी हो रही थी। यानी जो उस वक्त पैसिव इम्यूनाइजेशन पे एक बात चल रही थी कि जो मरीज सेहतियाब हो जाते हैं उनके प्लाज्मा किसी दूसरे पेशेंट को लगा दिया जाए, उसके साथ साथ बहुत सारे कंसर्न्स भी अटैच थे, और उनमें एक कुछ ये भी थे कि अनवांटेड प्रोटीन्स जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चली जाएगी, कुछ वॉल्यूमेट्रिक लिमिटेशन भी थी, और जो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी रिक्वायर्ड था वो हो सकता है उस पेशेंट में जा भी नहीं सकता था। दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ कि हम व्हाई नॉट हम जो है वो IVIG की दुनिया में पहले से बनती हुई एक ड्रग है, उसी के पैटर्न पे हमने CIVIG यानी कोविड-19 के कन्वेंशन प्लाज्मा से लेके जो सेहतियाब मरीज थे उनके प्लाज्मा से लेके फ्रैक्शनेट किया, कंसंट्रेट किया और उन एंटीबॉडीज को IVIG की फॉर्म में लेके आए। अगर देखा जाए तो कोरोना में जो 3 बड़े जो नुकसानात होते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो लंग डैमेज कॉज करता है कोरोना वायरस। दूसरे नंबर पे जब इम्यून सिस्टम इस वायरस के अगेंस्ट काम करना शुरू करता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, यानी इम्यून सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो पेशेंट है जो जब वो ICU में जाता है तो उसको बैक्टीरियल सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाता है, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। ये 3 बड़े महाजन जिस पे कोविड-19 में पेशेंट ने लड़ना होता है। तो हमने जो सोल्यूशन डेवलप किया यहाँ पे प्लाज्मा से और मल्टीपल लोगों के प्लाज्मा से जो हमने IVIG डेवलप की, तो उसमें नंबर 1 क्योंकि ये कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट से डेवलप की गई थी और इसमें हमने एंटीबॉडीज पहले डिटरमिन कर ली थी,
तो इसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद थी कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट। तो इस तरह ये वायरल न्यूट्रलाइजेशन करता है। दूसरे नंबर पे IVIG का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि इम्यून रेगुलेशन करता है, यानी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो वो भी इसके अंदर कैरेक्टर मौजूद था। तीसरे नंबर पे जो बैक्टीरियल सुपरइम्पोज इन्फेक्शन से लड़ना होता है पेशेंट ने, तो जब हम ये प्लाज्मा हम ले रहे हैं डिफरेंट मल्टीपल इंडिविजुअल से, रिकवर्ड इंडिविजुअल से, न सिर्फ इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट होती हैं, बल्कि जो भी हमारे एंडेमिक पैथोजन होते हैं, यानी जो हमारे इर्द गिर्द की जो बीमारियां होती हैं या जो भी हमारे इर्द गिर्द के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज इन लोगों में मौजूद होती हैं। और वो भी जब कंसंट्रेट होकर पेशेंट को लगाई जाती हैं तो ये हेल्प करती हैं पेशेंट को तीनों महाज पे लड़ने के लिए। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सिवियर पेशेंट में जो है वो हमारे पास 100% रिकवरी आ रही है। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, जो दुनिया में इस वक्त एंटीबॉडीज जो अभी रिसेंटली अप्रूव हुई है, फिर जो उससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप को लगाई गई थी, ये मॉडरेट पेशेंट के अंदर रिजल्ट दे रही है। ये दुनिया में पहली रिपोर्ट है एंटीबॉडीज की जो सिवियर पेशेंट में 100% जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। हम आप वजाहत करेंगे सिवियर पेशेंट वो है जिसको ऑक्सीजन का मसला हो रहा है और क्रिटिकल वो है जिसको आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। ये फर्क है इन दो में, सिवियर और क्रिटिकल में। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं सर एक ब्रेक ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लूं, इसके बाद डॉक्टर बारी साहब भी साथ हैं, आप भी साथ हैं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन डिस्कशन जारी रखते हैं। दाऊ यूनिवर्सिटी के आप देख रहे हैं कि इस पर एक दवा जो इन्होंने बनाई है जो मराहिल में है, इस पर अहम क्लिनिकल ट्रायल्स उसके हुए हैं, उसके क्या रिजल्ट्स आए ये भी आप जान रहे हैं। कोविड की खतरनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है और हुकूमती इकदाम पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कोरोना वायरस के हवाले से जो सेकेंड वेव है, जो अलार्मिंग फिगर्स सामने आ रहे हैं, जो तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अतीक मीर साहब कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मीर साहब, ये बताएं, आप लोगों ने रिजेक्ट किया 6 बजे मार्केट बंद करने को, आज मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ मार्केट सील भी होना शुरू हो गई हैं, आपका मुतालबा क्या है और क्यों? देखिए, जब भी 6 बजे या कम वक्त के लिए कारोबार का आप मौका देंगे तो खरीदार भी पैनिक होता है और दुकानदारों में भी एक उजरत पाई जाती है। आप जितना ज्यादा इस वक्त को महदूद करेंगे, मार्केटों में रश उतना ही बढ़ता है, लोगों के पास कम वक्त होता है खरीदारी के। दूसरी बात यह कि कारोबार की जो वसअत है, खुसूसन मैं कराची के हवाले से बात करूंगा, उसमें लोग आम तौर पे आदी हैं 12 बजे के बाद कारोबार पे निकलने के, तो वो फिर तवील फासले हैं, ट्रैफिक का हुजूम है, 1 से 1.5 घंटा उन्हें फिर एक तरफा सफर में लग जाता है। ऐसे मौके में मैं समझता हूँ 6 बजे एक बहुत ही मुख्तसर वक्त है जिसे कम से कम 8 बजे तक होना चाहिए। सही। मैं इस पर है कि क्योंकि डॉक्टर बारी साहब है, डॉक्टर बारी साहब, क्या आप समझते हैं कि 6 और 8 से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा और ये जो कह रहे हैं कि रश उल्टा कम हो जाएगा 8 बजे तक अगर खोलेंगे तो? देखिए, एक तो हमको अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। सुबह 6 बजे से 6 बजे तक देखिए, जब जो भी वक्त होगा ना, रश उसी वक्त होता है। हम लोगों की आदत है कि आखिर वक्त में जाके हम लोग खरीदारी करते हैं। 8 बजे करेंगे तो लोग 7 बजे रश होगा, 8 बजे होगा, आपको निकालेंगे। लेकिन ये एक अनयूजुअल सिचुएशन, दुनिया भर में जो है ना बाजार शाम 6 बजे तक बंद हो जाते हैं, आम दिनों में भी, ये पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लोग उसी तरह ट्रेंड हो जाते हैं जो इस तरीके से उसको कर रहे होते हैं। अब बाकी ये कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा इसका बेहतर जवाब दे सकती है। सही। वो आपके नजदीक हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और इस जो इलाज की बात हो रही थी इस ब्रेक से पहले डॉक्टर शौकत साहब, मैं फिर डॉक्टर बारी से पूछूंगा इस बारे में। डॉक्टर शौकत साहब, तो ये आप किन मरीजों को जो आपने बताया कि दाव में हो रहा है, ये सिवियर और क्रिटिकल, यानी जो ऑक्सीजन पर है उनको, उनमें सक्सेस रेट क्या है, और जो क्रिटिकल गए आईसीयू या वेंटिलेटर पे उनमें क्या सक्सेस रेट है? इंतजार फरमाइए। डॉक्टर शौकत साहब, प्लीज अगर अपनी आवाज आप खोल दें क्योंकि आपका शायद स्पीकर ऑफ है। जी डॉक्टर साहब। हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल था उसमें 2 तरह के पेशेंट थे, एक तो सिवियर और एक क्रिटिकल। सिवियर वो पेशेंट थे जो घरों में सांस लेने में जिन्हें दुश्वारी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर पे थे,
पहले उनको घर पे ऑक्सीजन पे मेंटेन करने की कोशिश की गई और जब वो हालत खतरे में और पड़ गई तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ये वो पेशेंट है जिनको हम सीवियर में WHO क्लासिफिकेशन के हिसाब से करते हैं। उसके बाद अगर ये पेशेंट जो है आईसीयू का पेशेंट बन जाता है, सीपैप, बाईपैप या जो है वेंटिलेटर पे चला जाता है, तो ये क्रिटिकल पेशेंट की कैटेगरी में होता है। हमें जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो हम हाफ वे पहुंचे, जो हमारी फाइंडिंग्स है हमारी, वो ये कि जिन पेशेंट्स को हमने IVIG जो डेवलप की, हमने प्लाज्मा डोनेटेड प्लाज्मा से जो IVIG डेवलप की, जिन पेशेंट्स को हमने सिवियर केसेस में दिया, तो सिवियर केसेस में हमें 100% रिकवरी मिली है। सिवियर केसेस की न सिर्फ ये कि उनको सांस लेने में दुश्वारी थी, बल्कि उनके जो टेक्निकल टर्म में अगर आपको बताऊं तो लंग इन्फिल्ट्रेट मोर देन 50% से 93% से कम उनकी सैचुरेशन थी और रेस्पिरेटरी रेट उनका 30 रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट से ज्यादा था। और क्रिटिकल पेशेंट दायरे इसके अगली स्टेज के पेशेंट थे, तो सिवियर में तो हमें 100% रिकवरी देखने में आई है। और जो उनका एवरेज जो मोर देन 50% पेशेंट सिवियर में जो थे, बल्कि हमारे पूरे क्लिनिकल ट्रायल में मोर देन 50% पेशेंट ऐसे थे जो 5 दिन के अंदर अपने घर चले गए। सिवियर में ऑन एवरेज 6.5 डेज हमारा जो है वो डिस्चार्ज डेट आफ्टर इन्फ्यूजन जो डिस्चार्ज डे रहा, यानी 6 से ऊपर कुछ दिन में जो है पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला गया। जबकि इस तरह का पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है सिवियर में, तो वो ऑन एवरेज जो है वो 20 डेज जो है वो हॉस्पिटल के तमाम रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके रखता है, 20 डेज और 20-25 डेज, और अगर वो क्रिटिकल हो गया तो इससे आगे भी जाता है। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी इस हवाले से। दूसरी तरफ जो है वो क्रिटिकल पेशेंट में हमें 60% रिस्पॉन्स मिला, और ये भी जो है वो उन फिगर से जिन पेशेंट को हमने IVIG नहीं लगाई थी उनसे एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, इसका सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट थी। सही। और यकीनी तौर पे मैं हम चाहेंगे कि आपके थ्रू ये पैगाम दे कि प्लाज्मा डोनेशन जो अगर लोग कर सकते हैं वो करें, और आपकी ताकि ये जो दवा है इस वक्त इससे लोगों के लिए मुफीद साबित हो सके। शायद आप आए भी इसी मकसद से हैं, ये इस वक्त इसको पब्लिक करने का मकसद भी शायद यही हो कि लोग प्लाज्मा डोनेट करें। जी जी, दो मकासद है। एक तो ये एक और चीज जो इम्पोर्टेंट बताता है, चलो इस क्लिनिकल ट्रायल के हवाले से हमारे पास जो एवरेज एज थी इस क्लिनिकल ट्रायल में जिन पेशेंट को हमने इन्फ्यूज किया था वो 60 इयर्स थी। अच्छा। और इनमें तमाम लोग, तकरीबन तमाम लोग डायबिटिक और हाइपरटेंसिव थे, और 60 इयर्स का ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है वैसे ही, और यही वो हाई रिस्क पॉपुलेशन है आई थिंक जिनको हमने स्मार्ट लॉकडाउन हो या कोई भी स्ट्रेटेजी हो, इस हाई रिस्क पॉपुलेशन को जो है ना वो अंडरलाइन करना जरूरी है। लोगों को इस हवाले से भी जो है ना वो अवेयरनेस देने की जरूरत है कि ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में जो है वो सिवियर और क्रिटिकल की कैटेगरी में ज्यादातर लाए जाते हैं और हाई रिस्क पॉपुलेशन है। तो इस पे भी फोकस करना तमाम स्ट्रेटजीज के साथ इस पे भी जरूरी है, और इस पे भी अवेयरनेस देने की जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनको बताने की जरूरत है, और जो मिड एज लोग हैं और जो बच्चे हैं जो कि कैरियर बनते हैं, और उन लोग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको अहम तरीन पैगाम ये देते जाएं कि पोलियो के 2 कतरे आपके अपने बच्चों को लाजमी पिलाने हैं। अगर आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है, उनको किसी माजूरी से बचाना है, तो जिस तरह कोरोना वायरस के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, और ऐसी गैदरिंग्स में जो बचना जाकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखना क्यों ज़रूरी है, इसी तरह इंतहाई ज़रूरी है ये 2 कतरे पिलाना। आइए एक पैकेज देखते हैं। तहलका खेज पोलियो को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। हमें सिर्फ कोरोना वायरस को नहीं, पोलियो को भी हराना है। 4 नवंबर से 30 दिसंबर तक एक बार फिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मिलियन के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का अज़्म किया गया है। इस बार तो हमारा फर्ज है कि हम हुकूमत और हेल्थ वर्कर्स का साथ दें। आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। हम एक हैं। तो जब पूरी दुनिया शिकस्त दे सकती है इस मर्ज को, और पूरी दुनिया शिकस्त देकर आगे बढ़ सकती है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान? और पाकिस्तान अगर चाहे तो, हम सब मिलकर चाहें तो, हेल्थ वर्कर्स के साथ, पोलियो वर्कर्स के साथ मिलकर, इस हेल्थ सिस्टम के साथ मिलकर इस मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी पोलियो की टीम आपके घर आए, आपको लाजमी उसको इनकार नहीं करना, बल्कि ये 2 कतरे आपको अपने बच्चों को